नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज यानी कि शुगर की जो बीमारी होती है वो नॉर्मली दो प्रकार की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। ज्यादातर के केस में यानी कि मोर देन 90% के चांस जो केस होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का काम कम हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, या फिर इंसुलिन कम बनता है। इन कारणों से इंसुलिन कम होने की वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं, जिसके लिए एंटी डायबिटिक यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं और ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करती हैं, इंसुलिन के वर्क को बढ़ाती हैं, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करती हैं, उनके फंक्शन को इंप्रूव करती हैं, जिससे शुगर लेवल डाउन होता है। कई बार क्या होता है, लंबे समय तक एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेते रहने की वजह से या कुछ और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के चलते एक ऐसा समय भी आता है कि ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है तो काम नहीं करती हैं। कितने भी डोज इनको दे दो लेकिन ये सीधे काम नहीं करती, इंसुलिन नहीं बढ़ा पाती हैं। या फिर कई बार क्रॉनिक किडनी के पेशेंट है या कोई और ऐसी बीमारी है, ऐसी कंडीशन है जहां पर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का डोज ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन आती है कि आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का डोज कम करना पड़ेगा, हो सकता है बंद करना पड़े, और साथ में इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। वीडियो में हम स्पेशली इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता एग्जैक्टली कब होती है, कितना डोज देना चाहिए, कौन सा इंसुलिन इंजेक्शन किसे कब लेना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आपको मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता कब पड़ती है और ये कब बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इसके बगैर काम नहीं चलता है। तो इसमें जो कंडीशन होती है कि जब व्यक्ति की शुगर लेवल 300 से ज्यादा रहती है रैंडम, और साथ में उसका HbA1c मोर देन 10% आता है, और या फिर पेशेंट को 3 से 4 तरह की अगर एंटी डायबिटिक मेडिसिन चल रही हैं और काफी हाई डोज में है, उसके बाद भी उनका HbA1c कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर रैंडम शुगर जो है तो मोर देन 300 आ रहा है, उस कंडीशन में इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। कई बार एक ऐसी सिचुएशन भी आती है कि प्रेगनेंसी का केस है और शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी शुगर कंट्रोल करने के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स अवॉइड की जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं। उस कंडीशन में भी शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति फीचर्स ऑफ कैटाबोलिज्म यानी कि उसके शरीर से वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत दुबला पतला हो रहा है, और साथ में उसको हाई डोज की अगर शुगर की दवाइयां चल रही हैं और काम नहीं कर रही हैं, उस कंडीशन में भी ये बहुत ही अर्जेंट होता है कि उसे इंसुलिन इंजेक्शन में शिफ्ट किया जाए। पेशेंट होते हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिसीज का रिस्क है, या फिर क्रिएटिनिन उनका 1.5% से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देने से किडनी डैमेज होने के और ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी इंसुलिन इंजेक्शन की ज्यादा प्रेफर किया जाता है। किडनी डिसीज के अलावा अगर किसी का लीवर भी डैमेज है, लीवर फेलियर है, लीवर की प्रॉब्लम है, अगर उसको बहुत ज्यादा क्रॉनिक केस में, तो उस कंडीशन में भी ये दवाएं लीवर को और डैमेज कर सकती हैं। उस कंडीशन में भी जरूरत होती है इंसुलिन इंजेक्शन की। तो ये हमने जान लिया कि इंसुलिन की आवश्यकता कब होती है। अब हम ये जानते हैं कि इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं प्रिपरेशन, वो कितने टाइप की होती हैं और इन्हें किस किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। इंसुलिन की प्रिपरेशन को जो डिवाइड किया गया है वो अकॉर्डिंग टू ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली इसे डिवाइड किया जाता है, कि जो कि 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जिसमें कि लिस्प्रो एस्पार्ट आती हैं, ये बहुत ही फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि कम समय तक इनका असर रहता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें कि ह्यूमिलिन आर आता है। ये ऑनसेट ऑफ एक्शन में बहुत फास्ट होती हैं और इनका भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है तो शॉर्ट होता है। इसके अलावा फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग जैसे कि एनपीएच और लेंटे हैं, ये स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, असर ये बहुत धीरे करती हैं लेकिन इनका लंबे समय तक असर रहता है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहती है। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग जैसे कि ग्लार्जिन है और डेटेमिर है, ये स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होती है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनकी होती है। अब इंसुलिन को कैटेगराइज ऑनसेट ऑफ एक्शन के हिसाब से और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए।
अब इनको दो कैटेगरी में और इसे डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू यूज। 1982 से 1996 के बीच जो इंसुलिन प्रिपरेशन आती थी, जो उनको यूज के आधार पर उन्हें कन्वेंशनल इंसुलिन में डिवाइड किया गया है, और 1996 के बाद जो इंसुलिन प्रिपरेशन आई है उनको एनालॉग इंसुलिन के नाम से जानते हैं। कन्वेंशनल इंसुलिन प्रिपरेशंस में जो आती हैं उनमें शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग, या इन दोनों को मिक्सचर इनमें आता है, जिन्हें बाईफेजिक इंसुलिन भी कहते हैं, और ये 1982 से स्टार्ट हुए हैं, जो कि 1996 तक के बीच की जो प्रिपरेशंस में ये आए हैं कन्वेंशनल इंसुलिन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद दूसरी आती है एनालॉग इंसुलिन। जो एनालॉग इंसुलिन होती है इनमें रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग का जो बाईफेजिक मिक्सचर होता है, या फिर रैपिड या फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग का जो मिक्सचर इसमें बाईफेजिक सॉल्यूशन मतलब इंसुलिन इंजेक्शन की प्रिपरेशन इसमें आती है। एनालॉग जो इंसुलिन प्रिपरेशन होती है ये इंसुलिन होती है, लेकिन इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू केमिकली स्ट्रक्चर इनका चेंज करके इन्हें बहुत ही फास्ट एक्शन के ऑनसेट ऑफ एक्शन में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है, जिनका असर 5 से 10 मिनट तक में होने लगता है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि एस्पार्ट है जो कि नोवो रैपिड या नोवोलॉग के नाम से आती है, फिर है ग्लूलिसीन जो कि एपिड्रा के नाम से है, फिर है लिस्प्रो जो कि ह्यूमलॉग के नाम से आती है। ये 5 से 10 मिनट के अंदर इनका असर आ जाता है। इसके अलावा एनालॉग इंसुलिन प्रिपरेशन में लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशन भी इंक्लूड किए जाते हैं। इनका बेनिफिट ये होता है कि इनका असर लंबे समय तक बना रहता है, और इनका जो है तो पीक भी स्पाइक होने का चांसेस कम होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि ग्लार्जीन है जो कि लेंटस के नाम से आता है, फिर ग्लार्जीन के अलावा डेटेमिर है जो कि लेवेमिर के नाम से आती है, फिर डिग्लू डेक करके आती है जैसे कि ट्रेसीबा के नाम से आते हैं। ये करीब 48 आवर्स तक भी इनका असर देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये इंसुलिन को यूज कैसे करते हैं, इनका डोज कैसे डिसाइड किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो इंसुलिन प्रिपरेशन होती है इन्हें तब ही यूज करते हैं जब या तो रैंडम शुगर लेवल 300 के ऊपर रहता है, जब और साथ में उनका HbA1c मोर देन 10% रहता है, या फिर साथ में ग्लिमिप्राइड या मेटफॉर्मिन जैसी दवाओं के डोज 4 से लेकर 6 mg तक हाई डोज में चल रहे हैं। मेटफॉर्मिन 2000 mg तक चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये काफी हार्मफुल होते हैं किडनी के लिए, तो इनको कंटिन्यू करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इन दवाओं के कारण शुगर लेवल तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, बल्कि साथ में किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ SGLT2 इनिबिटर या DPP4 इनिबिटर्स, इनके डोज को कम किया जा सकता है और इन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड जैसे जो एंटी डायबिटिक ड्रग हैं इनका हाई डोज देना ये सेफ नहीं माना जाता है। इस कारण से अगर ऐसी स्थिति है तब फिर ये इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जान लेते हैं कि इंसुलिन की जो ये प्रिपरेशन है इन्हें स्टार्ट किस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले जो देखा जाता इनके जो डोज स्टार्ट करने का जो तरीका है वो स्टार्ट करते हैं बेसल इंसुलिन से। बेसल इंसुलिन से मतलब होता है कि हमारी बॉडी एक मिनिमम लेवल तक जो इंसुलिन होना चाहिए वो बॉडी बना के रखती है लंबे समय तक के लिए। वो लेवल भी अगर अचीव नहीं हो पा रहा है तो उसको सबसे पहले मेंटेन करना जरूरी है कि इतना मिनिमम जो पीक है उतना मेंटेन रहना चाहिए बॉडी में। वो इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए जो इंसुलिन दिया जाता है वो बेसल इंसुलिन कैटेगरी में आती है। तो ये जो बेसल इंसुलिन होते हैं इनका मुख्य काम होता है कि 24 घंटे या उससे ज्यादा देर तक एक बेस लाइन मेंटेन करके रखना कि इतना मिनिमम इंसुलिन बॉडी में प्रेजेंट रहना चाहिए। अब इनके डोज की हम बात करते हैं कि इनका किस आधार पर डोज डिसाइड किया जाता है। तो इनके डोज को डिसाइड करने के लिए इनका देखा जाए अगर तो यूनिट के हिसाब से देते हैं, जो कि 0.1 टू 0.2 यूनिट पर केजी। अगर HbA1c 8% या उससे थोड़ा कम है, और वहीं पर अगर ज्यादा है 8% से HbA1c तो 0.2 टू 0.3 यूनिट पर केजी के हिसाब से इनको दिया जाए। इन्हें हमेशा लो डोज से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर जैसे कोई पेशेंट 70 केजी का है तो लगभग 7 यूनिट के हिसाब से इसे स्टार्ट करना चाहिए। अब इसके मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं बेसल इंसुलिन के। तो इसमें ग्लार्जीन कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं उसमें है लेंटस नाम से, जो कि सनोफी एवेंटिस द्वारा बनाया जाता है, और दूसरा ब्रांड है इसका बेसलॉग। बेसल इंसुलिन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा होता है, यानी कि मोर देन 24 आवर्स तक ये असर बना के रखता है। और इससे बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये जो शुगर का पीक है वो एकदम से सडनली बढ़ने नहीं देता है, मेंटेन करके रखता है लंबे समय तक, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस भी कम होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसे हमेशा लो डोज से स्टार्ट करते हैं। अब ये बेसल इंसुलिन का डोज लेने के बाद पेशेंट का मॉर्निंग में फास्टिंग चेक किया जाता है। अगर मॉर्निंग में फास्टिंग उसकी नॉर्मल रेंज जो कि 90 टू 130 या फिर 100 टू 140 की रेंज से
में मैच कर रहा है, इतने लेवल तक आ रहा है तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो रहा है तब इसका भी डोज बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर मॉर्निंग में चेक किया फास्टिंग ग्लूकोज लेवल और वो 200 क्रॉस कर रहा है, उस कंडीशन में बेसल इंसुलिन की 2 यूनिट और बढ़ाई जा सकती है और इसी के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि डोज एडजस्टमेंट किया जाता है। इसका यूनिट जो है तो धीरे-धीरे करके 1 या 2 यूनिट के हिसाब से ही बढ़ाते हैं और इसका जो मेन रोल होता है कि वो मॉर्निंग की फास्टिंग को रेगुलेट करना है। हालाँकि कई बार पेशेंट में मॉर्निंग की जो फास्टिंग कंट्रोल होने के साथ-साथ इसका लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है। इसके कारण अगर साथ में सिटाग्लिप्टिन या डीपीपी-4 लो डोज में चल रही हैं, तो धीरे-धीरे इन दवाओं का भी असर बढ़ जाता है और उनका पीपी यानी कि पोस्टप्रांडियल भी धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगता है। तो ये दवा बेसल इंसुलिन का जो डोज है एडजस्ट हो जाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन कभी-कभी ऐसी कंडीशन होती है कि ये डोज बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम ये बात करते हैं कि बेसल इंसुलिन अगर आप दे रहे हैं तो कौन-कौन सी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स आप दे सकते हैं। तो इसमें एंटी डायबिटिक ड्रग जो ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन है ये तो टोटली बंद कर दिया जाता है। लेकिन इनके अलावा जैसे कि एसजीएलटी2 इन्हिबिटर, डीपीपी-4 है, अकारबोज है, इस कैटेगरी की जो एंटी डायबिटिक ड्रग है इन्हें लो डोज में कंटिन्यू किया जा सकता है। अब बेसल इंसुलिन के बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी में बात करते हैं बोलस इंसुलिन के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली जो बेसल इंसुलिन है वो कंट्रोल कर देता है और लंबे समय तक असर बना रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो तो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, लेकिन लंच डिनर के बाद अचानक से जो शुगर का स्पाइक बढ़ता है वो काफी हार्मफुल होता है, जो कि कुछ कंडीशन में ये भी देखा जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में जो पोस्ट प्रेंडियल है आफ्टर मील जो शुगर हाइक हो रही है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है बोलस इंसुलिन। बोलस जैसा कि हम खाना खाते हैं तो बोलस ही होता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है बोलस। बोलस से मतलब है इसका सीधे कि खाना खाते वक्त जो खाना के बाद जो शुगर लेवल का स्पाइक बढ़ता है उसे कंट्रोल करने के लिए इसे दिया जाता है। तो अगर आपका खाना खाने के बाद यानी कि ब्रेकफास्ट लंच या डिनर के बाद जो शुगर लेवल बढ़ता है उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बोलस इंसुलिन दिया जाता है, जिसमें कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, यानी कि उसे आप खाना खाते वक्त ले सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन जो खाना खाने के बाद जो पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज बढ़ता है उसको ये मेंटेन करता है। और जबकि जो बेसल इंसुलिन होता है वो आपका 24 आवर्स तक मेंटेन करके बेस लाइन मेंटेन करके रखता है। तो हमने देख लिया कि बेसल इंसुलिन के बाद बोलस इंसुलिन, जिसमें कि शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर इसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है जैसे कि लिस्प्रो या एस्पार्ट है, तो ये खाना खाने के साथ ही या खाना खाने के 5 मिनट बाद इन्हें लेना चाहिए। वहीं पर शॉर्ट एक्टिंग जिन्हें हम रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं जैसे कि ह्यूमिलिन आर, ये खाने के 10 से 15 मिनट बाद ले सकते हैं। कैटेगरी होती है इसकी प्री मिक्स इंसुलिन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्री मिक्स मतलब पहले से ही मिक्स की हुई। तो प्री मिक्स इंसुलिन प्रिपरेशन में अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग तो होती है, दोनों में से कोई एक, और साथ में एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का प्रिपरेशन मिक्स होता है। तो हम प्री मिक्स इंसुलिन के कुछ एग्जांपल जो पॉपुलर है उनको देख लेते हैं, जैसे कि 70-30 मिक्स स्टार्ट 30 के नाम से आता है या 70-30 ह्यूमिलिन के नाम से आता है। इनमें बेसिकली 70% एनपीएच और 30% रेगुलर इंसुलिन मिला होता है। वहीं पर एस्पार्ट 70-30 जो कि नोवोमिक्स 30 के नाम से आता है, इसमें 70% एस्पार्ट प्रोटामीन और 30% एस्पार्ट होता है। लिस्प्रो 75-25 जैसे कि ह्यूमलॉग के नाम से आता है, इसमें 50% लिस्प्रो प्रोटामीन और 50% लिस्प्रो होता है। वहीं पर एस्पार्ट 50-50 जो कि नोवोमिक्स 50 के नाम से आता है, इसमें 50% एस्पार्ट प्रोटामीन और 50% एस्पार्ट होता है। तो ये प्रीमिक्स की कंडीशन हो गई। प्रीमिक्स भी एक तरह से इसमें शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग का कॉम्बिनेशन होता है। ये भी अगर आपका आफ्टर लंच या डिनर बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसे भी ऑप्शनल दिया जा सकता है। तो बोलस या फिर प्रीमिक्स दोनों में से किसी को एज पर जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली इसे दिया जाता है। तो इसके डोज की अगर बात करें कि इसे किस आधार पर दिया जाता है, तो इसे 0.3 टू 0.5 यूनिट पर केजी बाई वेट के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि अगर कोई 60 केजी का पेशेंट है तो उसे 18 यूनिट देंगे। अब इसे देने का जो तरीका होता है वो होता है कि आप इसे ब्रेकफास्ट के पहले दे दें 2/3 और 1/3 देंगे आप इसे डिनर के टाइम। अगर कोई 60 केजी का पेशेंट है तो उसे करीब 12 यूनिट आप इसे ब्रेकफास्ट के पहले दें और 6 यूनिट जो 1/3 बचा वो उसे आप डिनर के टाइम पर दें। तो ये इसका डोज डिसाइड होता है कि ये 2/3 और 1/3 के हिसाब से इसे डिवाइड किया जाता है। अब इसमें बेनिफिट ये होता है
कि इसे दिन में 2 बार ही दिया जा सकता है, वहीं पर जो बोलस होता है, उसे 3 बार भी देने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है उनकी और ये आफ्टर मील जो शुगर स्पाइक बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है और वहीं पर जो बेसल है वो केवल दिन में 1 बार दिन में दे सकते हैं या फिर डिनर के टाइम पर 1 बार दिया जा सकता है। तो इन तीनों में कंडीशन के हिसाब से इनका उपयोग किया जाता है और इसके एक्चुअल जो डोज की कंडीशन होती है वो आपको डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद और आपका फास्टिंग कितना आ रहा है ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। तो प्रॉपर इसमें बहुत ही माइक्रोस्कोपिक मॉनिटरिंग इसमें लगती है क्योंकि अगर इनका डोज सही तरीके से न लिया गया तो इनमें काफी खतरे भी हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो ये बहुत ही केयरफुली इनको उपयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।